हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ अरविंद चाहर। वेलकम टू आवर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। आज हम 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉलिटी क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आपको नीतू मैम के द्वारा लास्ट वेडनेसडे को बताया गया था। पॉलिटी के मैक्सिमम क्वेश्चंस इन 3 टॉपिक से कवर किए जाते हैं, इसलिए हम इन 3 टॉपिक्स को पहले लेके आए हैं ताकि आपको अपनी नॉलेज चेक करने के लिए एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म मिल सके। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपके कितने क्वेश्चंस सही निकले हैं। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यह सभी विकल्प सही हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किन की नियुक्ति नहीं करता? महान्यायवादी, महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। तो आपको पता है राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, महानियंत्रक महालेखा परीक्षक की भी करता है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की भी करता है, लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं हैं? वह संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान कर सकता है, वह साहित्य समाज कला व विज्ञान से जुड़े जानकार व्यक्तियों में से 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत करता है, वह लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है, संसद सदस्यों की निरंतरता के प्रश्न पर निर्णय करता है। तो वह संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान करता है, राइट, सही है। वह साहित्य समाज कला विज्ञान से जुड़े जानकार व्यक्तियों में 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत करता है, ये भी सही है। वह लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है, ये गलत है। संसद ने अभी फिलहाल में एक अधिनियम पारित किया है जिसके तहत अब से 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों को लोकसभा में मनोनीत नहीं किया जाएगा। ऑप्शन डी, संसद सदस्यों की निरंतरता के प्रश्न पर निर्णय करता है राष्ट्रपति, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। राष्ट्रपति को यह शक्ति किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है? अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 201, अनुच्छेद 52। तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 111। यह शक्ति अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति को दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 61, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, अनुच्छेद 72, राष्ट्रपति की क्षमादान इत्यादि की शक्ति, अनुच्छेद 123, राष्ट्रपति आदेश जारी करने की शक्ति, अनुच्छेद 65, राष्ट्रपति का चुनाव। अनुच्छेद 61, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, ये भी सही है। अनुच्छेद 72, राष्ट्रपति की क्षमादान इत्यादि की शक्ति, ये भी सही है। अनुच्छेद 123, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ये भी सही है। अनुच्छेद 65, राष्ट्रपति का चुनाव, ये गलत है। यहाँ पर राष्ट्रपति के एब्सेंस में उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति ऑफिस को ग्रहण करता है, वो शक्ति अनुच्छेद 65 के तहत उसको दी गई है। तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद डी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी को समान के बीच प्रथम की संज्ञा दी गई है? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश या उपराष्ट्रपति? तो इसका राइट आंसर है प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 7, किस संशोधन अधिनियम के तहत मतदान करने की उम्र की सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 या 79th अमेंडमेंट एक्ट 1999? तो इसका राइट आंसर है 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के तहत। क्वेश्चन नंबर 8, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार कोई व्यक्ति संसद सदस्य नहीं बन सकता यदि वह भ्रष्ट आचरण के तहत दोषी हो, किसी अपराध में 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा दी गई हो, लाभ के पद पर नियुक्त हो या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9, 10वीं अनुसूची के तहत निर्भरता के सवालों का निपटारा कौन करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त,
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति या इनमें से कोई नहीं। तो 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा में लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति इस सवालों का निपटारा करते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, लोकसभा अध्यक्ष गणपूर्ति के अभाव में सदन को स्थगित कर सकते हैं। सदन की बैठक के लिए गणपूर्ति होती है सदन की संख्या का 10वां भाग, सदन की संख्या का 15वां भाग, सदन की संख्या का 10%, सदन की संख्या का 15%। तो इसका राइट आंसर है सदन की संख्या का 10वां भाग। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। इनकी अनुपस्थिति में राज्यसभा के उपसभापति इसकी अध्यक्षता करते हैं, ना कि उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 12, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, भारत के उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं? तो इसका निर्णय करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई लोकसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति, पूर्व लोकसभा के अध्यक्ष, सामयिक अध्यक्ष या प्रधानमंत्री? तो इसका राइट आंसर है सामयिक अध्यक्ष। सामयिक अध्यक्ष कौन होता है? जो नई लोकसभा चुनी जाती है उनमें से वरिष्ठतम सदस्य को सामयिक अध्यक्ष बनाया जाता है, वह नई लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाता है। क्वेश्चन नंबर 40, जब लोकसभा में अध्यक्ष को हटाने के लिए संकल्प विचाराधीन हो तो इस संदर्भ में लोकसभा की किसी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार तथा मतदान करने का भी अधिकार होगा। वह कार्यवाही में भाग ले सकता है लेकिन मतदान का अधिकार नहीं होगा, ना ही मतदान कर सकता, ना ही भाग ले सकता, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है लोकसभा के अध्यक्ष जब उसके हटाने के लिए उसका संकल्प विचाराधीन हो तो इनमें से वह क्या कर सकता है? वह भाग ले सकता है, मतदान कर सकता है या दोनों नहीं कर सकता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वह लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है और मतदान भी कर सकता है, लेकिन कास्टिंग वोट उसके पास नहीं हो, बराबर मत की अवस्था में वह मतदान नहीं कर सकता। राज्यसभा के सभापति को यह मतदान करने का भी अधिकार नहीं होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, संसद के दोनों सदनों के बीच अधिकतम अंतराल हो सकता है? अधिकतम 6 महीना, अधिकतम 6 हफ्ते। संविधान में इसका उल्लेख नहीं है जो राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाए। तो इसका राइट आंसर अनिश्चित काल के लिए स्थगन संबंधी शक्ति इनमें से किसमें निहित होती है? दोनों शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं, दोनों शक्तियां पीठासीन अधिकारी के पास होती हैं। अनिश्चित काल के लिए स्थगन की शक्ति पीठासीन अधिकारी के पास एवं सत्रावसान की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनिश्चित काल के लिए स्थगन की शक्ति पीठासीन अधिकारी के पास होती है, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष या राज्य सभापति। सत्रावसान की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। जब लोकसभा अध्यक्ष या सभापति अनिश्चित काल के लिए स्थगन घोषित कर देते हैं, उसी के कुछ दिन बाद राष्ट्रपति सत्रावसान की घोषणा करते हैं। क्वेश्चन 17, लोकसभा के विघटन के पश्चात विचाराधीन विधेयकों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? लोकसभा में विचाराधीन विधेयक जो राज्यसभा द्वारा हस्तांतरित हो समाप्त हो जाता है। राज्यसभा में विचाराधीन विधेयक जो लोकसभा द्वारा हस्तांतरित हो समाप्त हो जाता है। दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक जो राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए विचाराधीन हो समाप्त हो जाता है। ऐसा विधेयक जो दोनों सदनों में असहमति के कारण पारित ना हुआ हो और संयुक्त बैठक बुलाई गई हो, समाप्त नहीं होता। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा है कि जो लोकसभा विघटित हो चुकी है उसके विघटन से पूर्व उसने कुछ विधेयकों को पेश किया होगा, तो उस विचाराधीन विधेयकों के संदर्भ में इनमें से कौन सी कंडीशन असत्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक जो राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए विचाराधीन हो समाप्त नहीं होता। ठीक है। 18, लैम डक सदस्य होते हैं
वर्तमान लोकसभा के वे सदस्य जो नई लोकसभा में निर्वाचित नहीं हो पाते। ऑप्शन बी, नई लोकसभा के वे सदस्य जो वर्तमान लोकसभा के सदस्य नहीं हैं, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वर्तमान लोकसभा के वे सदस्य जो लोकसभा में निर्वाचित नहीं हो पाते। क्वेश्चन नंबर 19, शून्यकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्नकाल और कार्यक्रम तय करने के मध्य के समय को शून्यकाल कहते हैं। ऑप्शन बी, शून्यकाल का संविधान में उल्लेख नहीं है। ऑप्शन सी, कथन ए तथा बी दोनों सही हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कथन ए तथा बी दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निंदा प्रस्ताव के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए। लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना अनिवार्य है। यह किसी एक मंत्री या मंत्रियों के समूह या पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है। यदि लोकसभा में इसे पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना आवश्यक है। ऑप्शन डी, यह मंत्रिपरिषद की कुछ नीतियों या कार्य के खिलाफ निंदा करने के लिए लाया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यदि लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना आवश्यक है, यह कोई जरूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, अविश्वास प्रस्ताव के विषय में कौन से कथन सत्य हैं? लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है। यह किसी भी मंत्री के विरुद्ध लाया जा सकता है। ऑप्शन सी, यदि यह लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना अनिवार्य नहीं है। डी, सभी कथन सत्य हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यह किसी मंत्री के विरुद्ध भी लाया सकता है। यह गलत है क्योंकि यह केवल पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध ही लाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से इस प्रस्ताव के लिए न्यूनतम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। स्थगन प्रस्ताव एवं अविश्वास प्रस्ताव। ऑप्शन बी, स्थगन प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव। ऑप्शन सी, निंदा प्रस्ताव एवं अविश्वास प्रस्ताव। ऑप्शन डी, निंदा प्रस्ताव एवं कटौती प्रस्ताव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, धन्यवाद प्रस्ताव के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए, इस प्रस्ताव का सदन में पारित होना आवश्यक है। ऑप्शन बी, यदि प्रस्ताव पारित नहीं होता तो सरकार को त्यागपत्र देना होता है। ऑप्शन सी, यह व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। ऑप्शन डी, कोई कथन असत्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कोई कथन असत्य नहीं है, यानी कि ये सारे कथन सत्य हैं। मतलब इस प्रस्ताव का पारित होना आवश्यक है, नहीं तो सरकार गिर जाती है। क्वेश्चन नंबर 24, सरकारी विधेयक के संबंध में सत्य कथन की पहचान कीजिए। इसे संसद में किसी मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। इसे संसद में किसी भी सत्तारूढ़ दल के सदस्य द्वारा पेश किया जाता है। इसे संसद में किसी सरकारी नौकरशाह द्वारा पेश किया जाता है। प्रस्ताव पारित न होने की दशा में सरकार को इस्तीफा देना आवश्यक नहीं है। तो इसका राइट आंसर है, इसे संसद में किसी मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 350 का क। इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 368, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26, धन विधेयक के संदर्भ में सत्य कथन है। यह किसी राज्यसभा अधिकतम 6 माह के लिए रोक सकती है। लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना सही है, क्योंकि राज्यसभा अधिकतम 14 दिन के लिए इसको रोक सकती है। क्वेश्चन नंबर 27, वित्त विधेयक के संबंधित अनुच्छेद हैं। वित्त विधेयक से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 117 का 1, अनुच्छेद 117 का 2 या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 28, बजट के संबंध में सत्य कथन की पहचान कीजिए। बजट शब्द का प्रयोग संविधान में किया गया है। ऑप्शन बी, संविधान का अनुच्छेद 112 इससे संबंधित है। ऑप्शन सी, भारत में रेलवे बजट और आम बजट अलग अलग पेश होते हैं। तो सभी कथन सत्य हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, संविधान का अनुच्छेद 112 इससे संबंधित है। बजट शब्द का प्रयोग संविधान में नहीं किया गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण नाम से इसको संबोधित किया गया है। भारत में रेलवे बजट और आम बजट अब अलग अलग पेश नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से भारत की संचित निधि पर भारित व्यय में सम्मिलित नहीं है। राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते। ऑप्शन बी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन एवं भत्ते। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते एवं पेंशन। ऑप्शन डी राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते एवं पेंशन। तो इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते एवं पेंशन इसमें सम्मिलित नहीं है। इसमें केवल पेंशन सम्मिलित। नंबर 30, निम्न में से गलत मिलान है। भारत की संचित निधि 266। ऑप्शन बी भारत में लोक लेखा निधि अनुच्छेद 268, भारत की आकस्मिकता निधि अनुच्छेद 267, विनियोजन विधेयक अनुच्छेद 214। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यह गलत मिलान है, यानी कि अनुच्छेद 266 में ही भारत के लोक लेखा निधि की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 31, कुछ असामान्य परिस्थितियों में संसद को राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने की शक्ति होती है। निम्नलिखित में से कौन सी असामान्य परिस्थिति नहीं है? राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो। ऑप्शन बी 2 या अधिक राज्य संसद में ऐसा संयुक्त अनुरोध करें जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो। ऑप्शन डी वित्तीय आपातकाल लागू हो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वित्तीय आपातकाल लागू हो, यह असामान्य परिस्थिति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन से अनुच्छेद में राज्यसभा को लोकसभा की अपेक्षा विशेष शक्तियां प्रदान करते हैं? कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो राज्यसभा को लोकसभा की अपेक्षा विशेष शक्तियां प्रदान करते हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 312, ऑप्शन बी अनुच्छेद 249, ऑप्शन सी अनुच्छेद 252। तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 312 तथा 249 दोनों ही, अर्थात विकल्प डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, लोक लेखा समिति के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए। इसमें 15 लोकसभा से तथा 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। ऑप्शन बी इसकी स्थापना 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत की गई। ऑप्शन सी समिति के अध्यक्ष का चुनाव प्रधानमंत्री करते हैं। ऑप्शन डी प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। तो आपको इसमें से गलत कथन चुनना है, तो इसमें गलत कथन है ऑप्शन सी, इस समिति के अध्यक्ष का चुनाव प्रधानमंत्री नहीं के संबंध में सही कथन की पहचान कीजिए। समिति के सदस्यों की संख्या 25 होती है। ऑप्शन बी 10 सदस्य राज्यसभा के लिए जाते हैं। ऑप्शन सी समिति के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ऑप्शन डी समिति का सभापति विपक्षी दल का होता है। तो इसका सभी इसमें सही कथन की पहचान करनी है, तो इसका राइट आंसर है समिति के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और समिति के सदस्यों की संख्या अभी 30 हो गई है। 10 सदस्य राज्यसभा के लिए जाते हैं, गलत, क्योंकि सारे 30 के 30 सदस्य लोकसभा से चुने जाते हैं और समिति का सभापति सत्तारूढ़ दल का होता है। क्वेश्चन नंबर 35, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए जॉन मथाई की सिफारिश पर इसका गठन 1964 में किया गया था। ऑप्शन बी सरकारी उपक्रमों की निदेशक इसके उपाध्यक्ष सदस्य होते हैं। ऑप्शन सी यह सरकारी उपक्रमों के दैनिक प्रशासन संबंधी मामलों की देखभाल करता है। ऑप्शन डी इसका सभापति केवल लोकसभा का सदस्य ही होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसका सभापति केवल लोकसभा का सदस्य ही होता है। जॉन मथाई की सिफारिश पर न होकर यह कृष्ण मेनन की सिफारिश पर इसका गठन किया गया था। सरकारी उपक्रमों के निदेशक से इसका कोई संबंध नहीं है और दैनिक प्रशासन संबंधित मामलों की यह देखभाल नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 36, विभागीय स्थायी समितियों की सदस्य संख्या होती है 31। ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 25। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 31। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से
को संसद की कार्यवाही के चालू होने के 40 दिन पूर्व तथा 40 दिन बाद तक बंदी नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन बी, किसी भी संसद सदस्यों को बंदी, अवरोध, अपराध सिद्धि, कारावास या मुक्ति संबंधी तात्कालिक सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। ऑप्शन सी, संसद सदस्य या इसकी समिति में दिए गए वक्तव्य के लिए न्यायालय की किसी भी कार्रवाई के लिए जिम्मेदार नहीं होता। सदस्य संसद के सत्र में किसी न्यायालय में लंबित मुकदमे में प्रमाण प्रस्तुत करने या उपस्थित होने के लिए मना कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, किसी भी संसद सदस्यों को बंदी, अवरोध, अपराध सिद्धि, कारावास या मुक्ति संबंधी तात्कालिक सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। यह अधिकार व्यक्तिगत विशेषाधिकार न होकर सामूहिक विशेषाधिकार है, इसलिए यह व्यक्तिगत विशेषाधिकारों में नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या सर्वाधिक है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 39, अनुच्छेद 82 संबंधित है लोकसभा के गठन से, राज्यसभा के गठन से, जनगणना के पश्चात पुनर्समायोजन से, संसद के सत्र अवसान एवं विघटन से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जनगणना के पश्चात पुनर्समायोजन से। 40, संसद के साधनों तथा इसके सदस्यों एवं समितियों की शक्तियां एवं विशेषाधिकार से संबंधित अनुच्छेद है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, संसद के अवकाश काल में राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 72, ऑप्शन बी अनुच्छेद 123, ऑप्शन सी अनुच्छेद 213, ऑप्शन डी अनुच्छेद 352। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 123। आपको बाकी अनुच्छेद भी याद होने चाहिए, अनुच्छेद 72, 213, 352, 56, 365 एक किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 42, 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल उपबंध के आधार पर अध्यक्ष के निर्णय को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, यह व्यवस्था की गई। ऑप्शन ए केशवानंद भारती मामले में, ऑप्शन बी मिनर्वा मिल्स मामले में, सी क्योतो होलोहन मामले में, डी मूल संविधान में इसका उल्लेख है। तो इसका राइट आंसर है क्योतो होलोहन मामले में, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। ऑप्शन बी, वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे। ऑप्शन सी, वे केवल उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं। ऑप्शन डी, उन्हें प्रधानमंत्री पद की अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव कहाँ पेश होता है? लोकसभा में, और वो लोकसभा के सदस्य नहीं है। तो इसका मतलब है अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अब अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषय का प्रबंध है? ये इसमें थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, प्लीज़ बेयर मी। ऑप्शन ए दूसरी अनुसूची, ऑप्शन बी 5वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 8वीं अनुसूची, ऑप्शन डी 10वीं अनुसूची। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 45, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि वह स्वयं प्रत्याशी होता है। ऑप्शन बी, राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो। ऑप्शन सी, राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य हो। ऑप्शन डी, कार्यवाहक रूप में नियुक्त मुख्यमंत्री हो। तो इसका राइट आंसर है राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य हो, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में केवल विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही यूज होते हैं। राज्य विधानमंडल के उच्च सदन के सदस्यों का निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन राज्यों की विधानसभाएं करती हैं। ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, अतः राज्यसभा का कोई सदस्य उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। ऑप्शन सी, राज्यसभा का प्रत्याशी किसी भी राज्य से लड़ सकता है, पर लोकसभा का प्रत्याशी सामान्यतः वहीं का होना चाहिए जहां से वह प्रत्याशी बन रहा है। ऑप्शन डी, भारत के संविधान में राज्यसभा के नामित सदस्य की मंत्री पद पर नियुक्ति का स्पष्ट शब्दों में निषेध है। तो इसका
इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राज्यसभा का प्रत्याशी किसी भी राज्य से लड़ सकता है, पर लोकसभा का प्रत्याशी सामान्यतः वहीं का होना चाहिए जहां से होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय संविधान में कौन संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय संविधान में संशोधन लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपक्रम प्रयोग किया जा सकता है? ऑप्शन ए लोकसभा द्वारा, ऑप्शन बी राज्यसभा द्वारा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा, ऑप्शन डी ए तथा बी दोनों सही हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए तथा बी दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केवल राज्यसभा में ही नाम निर्देशित सदस्य हो सकते हैं, लोकसभा में नहीं। ऑप्शन बी, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। ऑप्शन सी, कोई भी नामित सदस्य का मंत्री पद के लिए नियुक्ति पर संवैधानिक वर्जना है। ऑप्शन डी, नामित सदस्य राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव में मत दे सकते हैं। तो जैसा कि आपको पहले भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले भी बताया, आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों के जो नामांकन की व्यवस्था थी वो अभी कैंसिल कर दी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राज्यसभा में ही नाम निर्देशित सदस्य हो सकते हैं, लोकसभा में नहीं। क्वेश्चन नंबर 49, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए जी वी मावलंकर, ऑप्शन बी एच सी मुखर्जी, ऑप्शन सी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी बी एन राय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जी वी मावलंकर। क्वेश्चन नंबर 50, राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति प्राप्त होती है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 143, ऑप्शन बी अनुच्छेद 52, ऑप्शन सी अनुच्छेद 243, ऑप्शन डी अनुच्छेद 152। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 143। ये कुछ कितने सही निकले हैं आप ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आप आगे कौन से चैप्टर से क्वेश्चन करना चाहते हैं वो भी आप फीडबैक के तौर पे बताइएगा। आपको वीडियो कैसा लगा, क्या सुधार की गुंजाइश है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब